नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। और आज हमारे साथ इस खास शो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज के, हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड का मार्केट बहुत ही दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। लगातार बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और पूरे हफ्ते, ये पूरा हफ्ता गोल्ड 50 से 51 के बीच में घूमता रहा, 50,000 से 51,000 के बीच में घूमता रहा। 50,000 के नीचे गोल्ड में बाइंग दिखती है तो 50 के 51 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अब सवाल यह है कि अगला हफ्ता क्या होगा गोल्ड के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे ही होगा कि क्या अगले हफ्ते मार्केट इस दायरे से बाहर निकलेगा गोल्ड का, या आपको लगता है कि इस रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा नेक्स्ट वीक भी? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। मुझे लगता है कि अभी जो यूएस इलेक्शंस है, यूएस इलेक्शंस के बीच में जो स्टिमुलस को लेके जो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, आई थिंक वो गोल्ड को एक दायरे में रखेगा, क्योंकि मेजर जो फंडामेंटल्स है यूएस इकोनॉमी को लेके गोल्ड के लिए वो अभी भी पॉजिटिव है, प्रेशियस मेटल्स के लिए स्पेशली फॉर गोल्ड। डॉलर में भी ओवरऑल वीकनेस ही है, लेकिन स्टिमुलस के चलते हमने देखा है लास्ट 1-2 हफ्ते से मार्केट में ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है, जैसे आपने बताया, नीचे के लेवल पे बाइंग दिख रही है। सो आई थिंक ये रेंज कंटिन्यू रहेगा और मुझे लगता है कि इलेक्शन तक गोल्ड में एक रेंज कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल अगर प्राइसेस देखें तो 1930 अपसाइड और ऑन द डाउन साइड 1880 1860 का लेवल जो है वो इंटैक्ट रहेगा। 1860 के नीचे अगर फिसल गया तो फिर 1850 फिर से हम देख सकते हैं। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 49,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो और वीकनेस देख सकते हैं, नहीं तो फिर से मुझे लगता है कि 50,000 से 50,200 के पास में एक बाइंग देखी जा सकती है। इसीलिए हमने नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशनल कॉल जो है वो बाइंग साइड में ही दी है। 50,200 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। 49,800 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 51 से 51,200 तक गोल्ड जाए, लेकिन वहां से फिर से हम सेलिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ अ ब्रॉड रेंज, लेकिन निचले लेवल पे बाइंग फिर से रीएमर्ज होगी, जो हमने पहले काफी सेशंस में भी देखा है, और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये इलेक्शन तक मेरे हिसाब से ये रेंज ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सुनंद, अब आप बताएं, आप तो लेवल के मास्टर हैं, आप ये बताएं हमें कि अगले हफ्ते के लिए अगर ट्रेड की प्लानिंग की जाए गोल्ड में तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए? अगर हम नेक्स्ट वीक की करें तो गोल्ड में ट्रेंड अभी भी काफी बुलिश है, थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा। हालांकि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहेगा, यूएस मार्केट इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल डिबेट पे डिपेंड रहेगा। दूसरी बात यह है कि ब्रेक्सिट का इश्यूज और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा, और बैंक ऑफ जापान में भी कोई एक डिसीजन आ सकता है कि वो लोग इकोनॉमी को लेकर कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को नजर पे रखते हुए थोड़ा सा अभी भी गोल्ड में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। डॉलर में भी जिससे पहले बात हुई थी तो उसमें भी काफी वीकनेस ही दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 50,500 के लेवल पे मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बैठेंगे तो एंड ऑफ दिस मंथ तक तो 52,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक खास बात है कि डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल बाइंग अभी भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फेस्टिव डिमांड काफी फिर से पिकअप हुआ है। नवरात्रि सीजन और दिवाली का बाइंग अभी से चालू है, बिकॉज अभी भी लोग मानते हैं कि अभी भी काफी वीकनेस, जो जितना गिरना था वो गिर चुका है और अभी से ही काफी खरीदारी हो रही है। तो मैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए 52,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट के लिए। अच्छा ठीक है मनोज जी, आपको क्या लगता है अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है गोल्ड में तो उनको इस लेवल पे क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल मेरा मानना है कि पोजिशनल ट्रेडर है तो थोड़ा सा डीप का वेट करना चाहिए, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है वो एक पॉजिटिव जो है रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि
इस सप्ताह भी जो यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो नंबर्स आए वो वापस से एक बार 8,40,000 पर आते हुए दिखे हैं। गत सप्ताह वहाँ थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखा है। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी देखी है, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तीसरा, ईसीबी प्रेसिडेंट की तरफ से जो मीटिंग मिनट्स आए हैं उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि जो स्टिमुलस सपोर्ट से इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो जारी रहेगा। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बाइंग है उसमें भी जो एक्सपांशन देखने को मिल सकता है ईसीबी की तरफ से। तो मेरा मानना है कि ये तमाम जो फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा अगर पोजिशनल व्यू की बात करें 1 से 1.5 महीने की, तो मेरा मानना है कि 52,500 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक में मेरा मानना है कि 50,200 के आसपास कीमतें मिलती है तो वहाँ खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 51,000 से 51,200 तक के स्तर वहाँ देखने को मिल सकते हैं। 49,800 का एक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए, ये ओवरऑल व्यू तीनों एक्सपर्ट का गोल्ड के ऊपर। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। और चांदी में भी एक उठापटक का माहौल दिखा पूरे हफ्ते, और पूरे हफ्ते चांदी 59,500 रुपए से 62,000 के दायरे में घूमती रही, और हर तेजी पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी चांदी में आती रही। और चांदी में एक्चुअली छोटे जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो दूर हो जाते हैं क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो ऐसे में रविंद्र जी, अब आप बताएं कि चांदी में क्या अभी ट्रेड की प्लानिंग, में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबे समय की बात होती है, मैं तो अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं, हफ्ते 10 दिन के लिए। क्या चांदी में ट्रेड का मौका है या अभी दूर रहें? जी नहीं मृत्युंजय, आई थिंक ट्रेड का मौका है, क्योंकि अगर चांदी का मूव देखें तो चांदी बेस मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बेस मेटल्स में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है लोअर लेवल से। और ये जो स्टिमुलस का जो न्यूज है, अगर ये स्टिमुलस का न्यूज रियलिटी में चेंज हो जाता है तो आई थिंक बेस मेटल्स के लिए एक काफी सपोर्टिव रहेगा ये, क्योंकि इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज है, और उसके चलते सिल्वर में हम एक अपसाइड देख सकते हैं। और अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट में भी 59,000 का जो लेवल है उसे चांदी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरे हिसाब से इवन चांदी में अगर एक डिप मिलता है, अभी अराउंड 61,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से 60,500 60,600 के आसपास अगर एक करेक्शन आता है नेक्स्ट वीक में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। 59,000 का जो सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट वीक में ये 63,000 से 63,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई थिंक यहाँ से अगर 1,000 रुपए का डिप मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 59,000। ओके, तो ये रहा है आपकी चांदी के ऊपर। चांदी पर सुनंद, आपका क्या व्यू होगा? क्या आपको लगता है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है जो कम समय के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए चांदी ठीक है? और अगर हाँ, तो एंट्री का लेवल क्या हो, स्टॉप लॉस कहां लगाया जाए, टारगेट क्या हो? अगर चांदी की करें तो चांदी में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। ऐसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म बेसिस पे मैं बाइंग का इमीडिएट बेसिस में रेकमेंड नहीं करूंगा। तो 61,000 का जो लेवल है वहां पे एक अच्छा एंट्री लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है, और टारगेट अपसाइड 63,000 पे आप रख सकते हो, स्टॉप लॉस 60,000 का रखते हुए। ये थोड़ा सा काफी अच्छा रेंज बाउंड मूवमेंट में अभी भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो 61,000 के लेवल पे बाई कर सकते हैं, 60,000 पे स्टॉप लॉस रख के 63,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है अगले हफ्ते के लिए। मनोज जी, अब आप ये बताएं कि फंडामेंटल अभी चांदी के कैसे हैं? क्या फंडामेंटली चांदी अभी थोड़ी मजबूत है, या आपको लगता है कि चूंकि डिमांड के मोर्चे पर चिंता है, खास करके इंडस्ट्रियल डिमांड के मोर्चे पर, तो लिहाजा चांदी में के फंडामेंटल बहुत बेहतर नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सप्लाई कंसर्न्स के चलते यहाँ जो फैक्टर्स है वो चांदी के लिए सपोर्टिव है। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पे धीरे धीरे जो रिकवरी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी इमर्ज होगी। और तीसरा, जैसा कि रविंद्र बता रहे थे कि जो यूएस स्टिमुलस को लेकर के चर्चाएं चल रही है, देर सवेर स्टिमुलस आना ही है, तो वो चाहे अभी आवे या यूएस इलेक्शन के बाद आवे। तो अब यूएस इलेक्शन में भी ज्यादा समय नहीं है, तो अब स्टिमुलस आना ही है। तो कहीं ना कहीं यूएस स्टिमुलस के आने से फिर एक यहाँ बड़ा सपोर्ट जो है चांदी की कीमतों को मिलता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है कि ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत है,
और यहाँ बाय ऑन डीपी जो है रणनीति रखना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो अगर 60,000 से 60,500 के दायरे में कीमतें आती है तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 59,200 का स्टॉप लॉस लगा है, 62,500 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि 1 से 1.5 महीने की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि फिर से एक बार कीमतें 64,000 से 65,000 तक के स्तर दिखा सकती है और पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 58,500 के आसपास का रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है आपकी चांदी पर फंडामेंटली आपका व्यू है ये कि चांदी में आगे क्या हो सकता है। एक चीज मैं रविंद्र जी आगे बढ़ूं, मैं क्रूड पे आऊं उससे पहले आपसे एक चीज मैं और चांदी के ऊपर जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया चांदी में रख रहा है तो क्या लंबे समय के लिए कुछ प्लान किया जाए, क्या फिजिकल में ही सही बाइंग करने का चांदी में, आपको लगता है ऐसा करना चाहिए अभी? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखें तो इंटरनेशनली मैं इंटरनेशनल लेवल्स पे जाना चाहूंगा क्योंकि इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा रुपये इम्पैक्ट करता है। तो इंटरनेशनल लेवल्स में $22.5 का जो सपोर्ट है उसे चांदी सस्टेन नहीं कर पाया उसके नीचे और वहां से हमने एक रिबाउंड देखा है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये $22.50 इंटरनेशनल में ब्रीच नहीं करता और अगर उसे हम इंडियन मार्केट्स में अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 56,000 56,500 के आसपास उसका प्राइस आता है। तो जब तक कि ये इसके ऊपर है आई थिंक चांदी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो हम लास्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले जो बुलिशनेस के बारे में बात कर रहे थे सिल्वर में, आई थिंक वो अभी भी इंटैक्ट है। ये जो छोटा करेक्शन है दिस इज जस्ट अ करेक्शन और नॉर्मली करेक्शन मार्केट के लिए अच्छा भी होता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी $30 का जो व्यू है सिल्वर में वो दैट इज स्टिल इंटैक्ट और उसके ऊपर गया तो $34 तक भी हम चांदी को देख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। जो आज का करेंसी फैक्टर है उसे कंसिडर करते हुए अराउंड 56,000 तक के आसपास एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अपसाइड मुझे लगता है कि जैसे मनोज जी ने भी बताया कि 64,000-65,000 इज वेरी मच पॉसिबल बिफोर दिवाली और उसके बाद ये 66,000-68,000 तक भी जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी ओवरऑल सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना है उस पर। लेकिन अब हम आते हैं क्रूड पे और क्रूड के लिए यह हफ्ता भारी पटक वाला हफ्ता रहा और हफ्ते भर में क्रूड में 5% तक की तेजी दिखी। 2800 से 3000 के दायरे में क्रूड का मार्केट घूमता रहा और क्रूड में इस हफ्ते तेजी और मंदी दोनों तरफ का ट्रेड हुआ, तो एक उठापटक के साथ मार्केट में एक्शन तो दिखा है। तो अब आप बताएं सुनंद की क्रूड में अब आगे क्या होगा, क्योंकि फंडामेंटली अगर हम मार्केट को देखें तो कुछ खबर ऐसी आ रही है कि लगातार छठी बार मैक्सिको की खाड़ी में तूफान की आशंका है और डेल्टा तूफान से यूएस के उत्पादन पर इंपैक्ट पड़ा है। तूफान से 50 लाख बैरल तक उत्पादन घट सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो क्या लगता है क्रूड का मार्केट आपको नेक्स्ट वीक? अगर बात करें क्रूड मार्केट तो क्रूड मार्केट में भी काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मैं इमीडिएट बेसिस में बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करना चाहिए 2950-2900 के लेवल्स पे। वहां पे एक अच्छा खरीदारी बनते हुए दिखाई दे रहा है अपसाइड मूवमेंट के लिए। और दूसरी बात करें तो ओपेक से भी एक न्यूज आया था कि वर्स्ट सिनेरियो जो डिमांड कंसर्न था वो अभी काफी निकल चुका है और आने वाले दिनों में डिमांड में भी काफी अच्छा रिकवरी मिलेगी। दूसरी बात जैसा है कि यूएस स्टिमुलस पैकेज का भी जो न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो मेरा राय ये है कि 3100-3150 के लेवल तक भी मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है अगले हफ्ते तक। और तो खरीदारी करना चाहते हो तो 2950-2900 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप 2850 के लेवल पे आप रख सकते हो। अच्छा, तो ये रहा आपकी क्रूड पर है। मनोज जी, आपका व्यू क्रूड में क्या करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर को कच्चे तेल में? एक दायरे का ट्रेड है मृत्युंजय, लेकिन मेरा मानना है कि $38 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रहा है। वहीं भारतीय बाजारों में भी 2860-2870 के रेंजेस में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, नॉर्वे की तरफ से सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं तो उसके चलते भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। हेरिकेन की भी जो है खबरें निकल कर आ रही है। ओपेक का न्यूज भी कल जो आया था वो पॉजिटिव था। मेरा मानना है कि थोड़ा सा डीप मिलता है 2920 के आसपास तो लॉन्ग करना चाहिए। 2855 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कीमतें फिर से एक बार 3030 तक के स्तर दिखा सकती है। इंटरनेशनल में $42 पर बैरल के स्तर पॉसिबल है और उन स्तरों पर फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। तो अगर निचले स्तरों पर कीमतें मिलती है तो खरीदारी करें और 3030 पे मुनाफा वसूली की भी रणनीति रखें।
ठीक है, तो ये राय आपकी है क्रूड में। रविंद्र जी आप बताएं सर, आपके हिसाब से फंडामेंटली क्रूड का मार्केट कैसा दिख रहा है आपको? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से जो क्रूड में बुलिश फैक्टर है वो सिर्फ दो रीजन से है। एक तो जो हरिकेन का स्टोरी चल रहा है वो मेरे हिसाब से लैंडस्लाइड ये वीकेंड में कर देगा, तो उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कितना आउटपुट पे इम्पैक्ट आया है। और दूसरा जो नॉर्वे में लेबर स्ट्राइक चल रहा है, आई थिंक उसकी वजह से सपोर्टिव है, लेकिन नॉर्वे में अभी फिर से मीटिंग शुरू हो गई है और अगर वहां पे कुछ भी थोड़ा सा अगर ईज आउट होता है तो मेरे हिसाब से हम क्रूड में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है और मैं बिल्कुल मनोज जी के साथ अग्री हूँ कि ऊपर के लेवल पे जैसे कि 41.50 $42 के आसपास फिर से एक बारी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो 3050 से 3060 तक का लेवल मुझे एट द मैक्स लग रहा है, वहां से फिर से एक बार इसमें एक सेलिंग आ सकती है। सो नेक्स्ट वीक के लिए आई थिंक 2900 2920 2930 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 2820 का मेंटेन कर सकते हैं। 3060 से 3080 तक का टारगेट ले सकते हैं और वहां से फिर से एक बार हम इसमें सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में हम शुरुआत करते हैं चने से। चने का प्राइस इस हफ्ते 5600 के ऊपर गया और महीने भर में करीब 14% तक चने के दाम बढ़ चुके हैं और नवंबर का वायदा 5650 के भी ऊपर पहुंचा था। ये तेजी आई थी, सप्लाई चूंकि कम है, नेफेड की तरफ से ही बिकवाली हो रही है और उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन रविंद्र जी आपको अब लगता है कि यहां से और दाम बढ़ेंगे क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग भी काफी तेज हो गई है, बैठकें भी हो रही हैं कुछ महत्वपूर्ण दालों की महंगाई के ऊपर, तो अब आपके हिसाब से चने में क्या होगा आगे? मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मृत्युंजय चने में, क्योंकि आप देखिए तो ऊपर के लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं और 5700 का जो लेवल है वो एक्चुअली बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है। हालांकि ओवरऑल जो दाल में जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन जो प्राइस हमने देखा है पिछले कुछ सेशन में आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया एंड दिस डिमांड्स फॉर अ करेक्शन। और मेरे हिसाब से लाइक पिछले वीक में जब भी इसी वीक में इनफैक्ट बुधवार को जब भी हम आपके इसमें शो कर रहे थे उसमें भी हमने चने के ऊपर बात की थी और एक्सपेक्टेशन यही था कि शायद गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप लेगा और इसके जो प्राइसेस है उसे थोड़ा सा इट माइट कम लोअर, और मुझे लगता है कि 5400 से लेके 5300 तक के लेवल्स हम चने में नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। सो आई थिंक इसमें एक सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर ऊपर के लेवल पे 5640 650 तक आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 5700 का मेंटेन कर सकते हैं और इनिशियल टारगेट जो है वो 5500 का ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो मेरे हिसाब से 5400 से लेके 5300 तक के प्राइसेस भी हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है और बिकवाली करके चलना यहाँ पर चने में ठीक रहेगा। आपका टारगेट है चने में जो आपने कॉल दी है बिकवाली की, उसमें आपने बताया कि दाम अगर थोड़े से ऊपर आते हैं तो आप बेच सकते हैं। टारगेट होगा 5500 रुपए का, 5700 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार पर मनोज जी आपका क्या व्यू है? क्या ग्वार में अभी बाइंग का मौका है? क्योंकि ग्वार की तेजी भी ठीक नहीं पा रही है। बाजार जब बढ़ता है, बढ़ने की कोशिश करता है, उसके बाद तेज मुनाफा वसूली आ जाती है, तो एक्चुअली ग्वार में होगा क्या? अब एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिलेगा मृत्युंजय। मेरा मानना है कि जब तक कीमतें 4250 के स्तरों के ऊपर नहीं निकलती है तो यहाँ अगली तेजी का ट्रिगर नहीं होगा और नीचे में 3920 से 3950 के रेंजेस में यहाँ सपोर्ट्स भी जो है बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक भी जो है यहाँ दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। नवंबर वायदा अगर 4000 से 4020 के रेंजेस में आता है तो निचले स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए, थोड़ा और डीप का वेट करें। 4150 से 4180 के रेंजेस में यहाँ जो है लक्ष्य रख सकते हैं। 3950 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 40 से 50 रुपए का डीप मिले तो खरीदारी करें। आप करें कि 40 से 50 का डिप मिले तो आप बाई करके चल सकते हैं। आपका क्या भी होगा सुनंद जी? आपको भी लगता है ग्वार में बाइंग का मौका है? जी हाँ, ग्वार में काफी अच्छा बाइंग का मौका है, बट मैं थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे ही बताऊंगा क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। ग्वार से का फंडामेंटल की बात करें तो इस साल का थोड़ा स्लोइंग काफी कमजोर देखने को मिला था, खासकर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, जिस वजह से प्रोडक्शन का नंबर भी एक्सपेक्टेंसी लो है
और कई जगहों पे प्रॉपर बारिश नहीं थी या फिर कुछ जगह पे जरूरत से ज्यादा बारिश हुई थी, जिस वजह से मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। काफी अच्छा अराइवल देखने को मिला है पिछले हफ्तों में से, बट फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला है। क्रूड प्राइसेस में भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ग्वासीड और ग्वारकम दोनों में भी अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो उस वजह से मैं 4100 के लेवल पर ही बाइंग देने का रिकमेंडेशन दूंगा। 4500 तक मैं लॉन्ग बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये मंथ एंड तक, और थोड़ा सा वीक 2 वीक्स में भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं 4500 के लेवल तक, और स्टॉप लॉस आप 3900 के लेवल पर आप रख सकते हो। ओके, ठीक है, ये रहा है आपकी ग्वार के ऊपर। सोयाबीन में क्या करना चाहिए अभी मनोज जी, सोयाबीन पर आपका व्यू क्या है? सोयाबीन में भी मोमेंटम पॉजिटिव है। हमने देखा है कि सीबीओटी सोयाबीन वायदा 52 वीक्स के हाई पे पहुंचा है, और यूएस के जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी रोबस्ट देखने को मिले हैं। ब्राजीलियन जो क्रॉप है वहां पे भी कंसर्न्स निकल कर आए हैं। तीसरा जो डोमेस्टिक क्रॉप है वहां पे भी जब क्रॉप के टाइम में जो खबरें निकल कर आई थी पेस्ट अटैक की और वो सारी, तो उसके चलते उत्पादन जो है इम्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और अभी अराइवल्स जो है मंडी के वो भी कम है। तो मेरा मानना है कि अभी भी मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव ही बना रहेगा। नवंबर वायदा 4010 से 4020 के रेंजेस में खरीदारी करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 4200 तक के स्तर यहाँ जल्द देखने को मिल सकते हैं। 3920 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, आपकी कॉल सोयाबीन में बाय या सेल? बाई करना चाहिए मृत्युंजय। सोया मिल का डिमांड से सोयाबीन को एक सपोर्ट मिल सकता है, और मुझे लगता है कि 4150 से 4200 तक के लेवल हम सोयाबीन में बहुत ही जल्द देख सकते हैं। सो आई थिंक एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 3920 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, टारगेट 4150 4200। ठीक है, आपकी कॉल सुनंद सोयाबीन में? मेरा कॉल भी बाई है। सोयाबीन में थोड़ा सा मैं अग्रेसिवली एंट्री लेना चाहूंगा, क्योंकि 4050 के लेवल से अच्छा बाइंग मौका अभी भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और इस साल का थोड़ा सा क्रॉप का भी यील्ड फैक्टर्स और प्रोडक्शन फैक्टर्स में भी थोड़ा रिपोर्ट्स और चिंता की वजह से मोमेंटम दिखेगा। तो अपसाइड के लिए मैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कहूंगा कि 4400 तक आप रख सकते हो और 3900 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। और बड़ी बात यह है कि तीनों एक्सपर्ट ने सोयाबीन में बाइंग की कॉल दी है, तो ये अच्छा ट्रेड आपके लिए बन सकता है अगले हफ्ते के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।